L19 हिंदी अध्याय 181 इनाम कार्य _2। ये सवाल सुनकर काले चोगे वाले आदमी की निगाहें चमक उठीं। हालांकि यान फेई ने तुरंत उसे मौत की नजर से घूर लिया। यान फेई के उग्र भाव देखकर काले चोगे वाला आदमी अनायास ही कांप उठा और जल्दी से बोला, मैंने किसी से इनाम का काम लिया था, इसलिए मैं तुम्हें मारने आया हूं। यान फेई अचंभित रह गया और उसने आगे पूछा, कौन सा इनाम का काम? इनाम कहाँ रखा गया था? असल में क्या हो रहा है? मुझे सच बताओ। काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया, यद्यपि मेरे पास शक्तिशाली मार्शल बल नहीं है, फिर भी मैं जानता हूं कि हत्या करने के लिए अनंत लूप स्पेस का उपयोग कैसे किया जाता है, इसलिए मेरा पेशा एक पेशेवर हत्यारे का है। इसके अलावा मैं एक हत्यारा हूं जो अपनी हत्याओं में अपरंपरागत तरीकों का उपयोग करता है और उद्योग में एक दुर्जेय प्रतिष्ठा का आनंद ले रहा हूं। यान फेई ने अधीरता से कहा, सीधे मुद्दे पर आओ। कोई भी तुम्हें अपने बारे में शेखी बघारते हुए नहीं सुनना चाहता। काले चोगे वाले आदमी ने तुरंत आगे कहा, हम पेशेवर हत्यारे और नाजायज तरीकों से फायदा उठाने वाले दूसरे लोग भूमिगत अंधेरी ताकतों का हिस्सा हैं और हर एक का अपना दायरा है। किसी समय नेटवर्क की दुनिया में इन ताकतों के बीच एक इकाई उभरी, डार्क वेब। इस डार्क वेब पर ढेरों इनामी कार्य मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर अवैध हैं और दिन के उजाले में टिक नहीं सकते, लेकिन दिए जाने वाले इनाम अविश्वसनीय रूप से बड़े हैं। हम इनामी कार्यों को देखने के लिए इस डार्क वेब में लॉग इन करते हैं और फिर अपनी क्षमता और दिए जाने वाले इनाम के आधार पर उन्हें स्वीकार करते हैं। जब तक कार्य पूरा और सत्यापित हो जाता है, डार्क वेब इनाम को निष्पादक के खाते में स्थानांतरित कर देता है। मेरे पिछले सभी हत्या के कार्य डार्क वेब पर मौजूद इनामों से लिए गए थे। चूंकि मैं कभी कोई निशान नहीं छोड़ता और हत्याओं को सटीक ढंग से अंजाम देता हूं, इसलिए नियोक्ता मुझे काफी पसंद करते हैं। इस बार भी मुझे डार्क वेब पर आपकी हत्या का इनामी कार्य मिला, इसलिए मैं आपको मारने की उम्मीद में चीन भाग गया। दिल ही दिल में यान फेई हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक असली अंडरवर्ल्ड भी है, जिसकी अपनी आधिकारिक वेबसाइट है, डार्क वेब। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि डार्क वेब पर उस पर इनाम रखा गया था। उसने तुरंत पूछा, क्या तुम्हें पता है कि डार्क वेब पर मेरी हत्या के लिए इनाम किसने रखा है? काले चोगे वाले आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। डार्क वेब पर अपना असली नाम छोड़ना किसी के लिए भी नामुमकिन है। बस काम का विवरण, इनाम की राशि और भुगतान खाते ही बचे हैं। इनाम के कार्यों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए इनाम देने वाले व्यक्ति को डार्क वेब के मार्जिन खाते में पहले से ही राशि जमा करनी होगी, ताकि काम पूरा करने के बाद दूसरों को भुगतान मिल सके। यान फेई ने फिर पूछा, डार्क वेब पर मेरी हत्या करने पर कितना इनाम है? काले चोगे वाले आदमी ने जवाब दिया, 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर। यान फेई ने ठंडी सांस ली। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जान की इतनी कीमत है, 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर। इतने बड़े इनाम के साथ उसने अंदाजा लगाया कि कोई भी हत्यारा उसके पीछे पड़ जाएगा, है ना? इससे उसके अंदर खतरे और तात्कालिकता का एक गहरा एहसास पैदा हो गया। यान फेई के हैरान भाव देखकर काले चोगे वाले आदमी ने कहा, आपका इनाम डार्क वेब के इनामी कार्यों में शीर्ष 30 में आता है। और चूंकि आपके पास पर्याप्त बल नहीं है और आपकी व्यक्तिगत क्षमताएं भी उतनी मजबूत नहीं हैं, इसलिए आपको एक आसान और बेहतरीन लक्ष्य माना जा रहा है। इसलिए खबर मिलते ही मैं तुरंत चीन आ गया, लेकिन दुर्भाग्य से मैं पीछे रह गया और आपसे हार गया। एक क्षण विचार करने के बाद यान फेई ने कहा, क्या आप ये कह रहे हैं कि मुझे धमकाना आसान है, इसलिए हर कोई मेरे पीछे आएगा और उस 100 मिलियन डॉलर के इनाम पर दावा करने की कोशिश करेगा? काले चोगे वाले आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, मेरे पास सूचना के तेज स्रोत हैं, इसलिए खबर मिलते ही मैं तुरंत आ गया। दूसरे हत्यारे संगठनों को शायद ये सूचना थोड़ी देर बाद मिली होगी, लेकिन अब तक तो वे चीन पहुंच ही गए होंगे। आप खतरे में हैं। यान फेई परेशान था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसकी हत्या करना चाहेगा, और वो भी 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर जितनी बड़ी रकम के लिए। इसका मतलब था कि अब उसे कभी भी निशाना बनाया जा सकता था, उसके लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं थी। उसने कई ताकतों को नाराज किया था, जिनमें से कई के पास इस इनामी काम को अंजाम देने के लिए पर्याप्त पैसा था। तो आखिर कौन सी ताकत उसे मारना चाहती थी? यान फेई को अनंत लूप स्पेस में खींचने के लिए शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करने की यह तकनीक भयावह थी। यान फेई अनंत लूप स्पेस से अकेले बाहर निकल पाता या नहीं, ये तो कहने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर कोई हत्यारा उसे असली दुनिया में फंसा लेता, तो वह स्थिर हो जाता और बस एक ही गोली से आसानी से मारा जा सकता था।
खुशकिस्मती से काले वस्त्र वाला आदमी शोहरत के लिए बेताब था और बिना किसी मजबूत साथी की तलाश किए अकेले ही $1 करोड़ का इनाम पाने की कोशिश कर रहा था। वरना यान फेई को कुछ ही पल पहले फांसी दे दी जाती और वह इस दुनिया में नहीं रहता। इस भयावह दृश्य के बारे में सोचकर यान फेई के पसीने छूट गए, लेकिन तुरंत ही उसे एक जरूरी सवाल सूझा और उसने पूछा, मेरी कोई तयशुदा योजना नहीं होती, मैं जहां भी सोचता हूं वहां चला जाता हूं और मुझे भी नहीं पता कि मैं आगे कहां जाऊंगा। आपको मेरी वर्तमान लोकेशन कैसे पता चली? काले चोगे वाले आदमी ने कहा, उस इनामी टास्क में कल रात अचानक लोकेशन का निर्देशांक अपडेट हो गया, जिससे पता चला कि आपको यहां देखा गया था। इसलिए मैंने आपको ढूंढने के लिए लोकेशन निर्देशांक का अनुसरण किया और निश्चित रूप से मैं आपको यहीं ढूंढ पाया। यान फेई को भौहें चढ़ाते हुए एहसास हुआ कि उसके लोकेशन के निर्देशांक डार्क वेब पर डाल दिए गए हैं। उसकी गतिविधियों पर नजर रखने की इतनी शक्तिशाली क्षमता किसके पास हो सकती है? वह और वेन रू पहले भी राष्ट्रीय सीमा से दूर चीन के भीतर अच्छी सार्वजनिक सुरक्षा वाले इलाकों में यात्रा करते रहे थे, इसलिए उसका लोकेशन डार्क वेब पर नहीं दिखा। ऐसा कैसे हो सकता है कि राष्ट्रीय सीमा से 5 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित इस पहाड़ी इलाके में पहुंचने पर उसका लोकेशन डार्क वेब पर लीक हो गया? क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी हत्या करने वाला व्यक्ति चीन में बहुत शक्तिशाली हो, जिससे वह हर समय उसकी गतिविधियों पर नजर रख सके? यान फेई गहरी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक उसे अपने आसपास की जगह हिलती हुई महसूस हुई। एक बर्फीली, जानी पहचानी सी अनुभूति ने उसे जकड़ लिया। चौंककर उसने अपनी जीभ जोर से काट ली और उस तीव्र दर्द का इस्तेमाल करके उस भ्रम से बाहर आ गया। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि काले वस्त्र वाला आदमी उसे घबराहट से देख रहा है। पता चला कि काले वस्त्र वाला व्यक्ति यान फेई के साथ सहयोग कर रहा था, उसे कई अंदरूनी जानकारियां दे रहा था और उसे गहन चिंतन में फंसा रहा था, जिससे यान फेई अनजाने में उसकी उपस्थिति को अनदेखा कर रहा था। उसका अंतिम लक्ष्य उस पर एक गुप्त हमला करना था। यान फेई को विचारों में डूबा देखकर उस व्यक्ति ने तुरंत अपनी प्रबल आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया और यान फेई को अनंत लूप जगत में वापस खींचने का प्रयास किया। हालांकि किसी अज्ञात कारण से उसकी आध्यात्मिक शक्ति को भारी क्षति पहुंची, उसकी शक्ति काफी कमजोर हो गई। यान फेई की त्वरित प्रतिक्रिया के साथ वह अभी पूरी तरह से अनंत लूप स्पेस के प्रभाव में नहीं आया था कि तभी तीव्र दर्द ने उसे भ्रम से मुक्त होने में मदद की। यान फेई के चेहरे पर जानलेवा इरादे देखकर काले चोगे वाला आदमी घबरा गया और बोला, तुम मुझे नहीं मार सकते, मेरे पास अभी भी तुम्हारे बारे में बहुत जानकारी है। और मेरे गुरु बहुत शक्तिशाली हैं, वे विश्व प्रसिद्ध हैं। यान फेई की दिलचस्पी बढ़ गई और वह काले वस्त्र वाले व्यक्ति को अपनी जानकारी और अपने शिक्षक का नाम बताने ही वाला था। तभी एक डिंग डोंग की आवाज सुनाई दी। गुफा के बाहर से एक काली वस्तु अंदर फेंकी गई। वह वस्तु जमीन पर कुछ बार लुढ़की, फिर काले वस्त्र वाले व्यक्ति के बगल में घूमने लगी। यान फेई ने गौर से देखा और पाया कि वह काली वस्तु एक अंडाकार ग्रेनेड थी। फिर ग्रेनेड जोर से फटा, जिससे गुफा में आग की एक तेज लपटें उठी और शक्तिशाली आघात तरंगों ने चारों ओर सब कुछ तहस नहस कर दिया। बाहर से गुफा में और भी अंडाकार ग्रेनेड फेंके गए, जिससे कई भयंकर विस्फोट हुए और गुफा पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई और धुआं भर गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद गैस मास्क और भड़कीले कपड़े पहने कई लोग बंदूकें लिए गुफा में घुस आए। वे सावधानी से गुफा में दाखिल हुए और अंदर की स्थिति का जायजा लिया। हालांकि गुफा के अंदर धुआं बहुत घना था और हवा का संचार भी ठीक से नहीं हो रहा था, इसलिए उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था और वे सब कुछ साफ साफ नहीं देख पा रहे थे। जैसे ही धुआं थोड़ा छटा, लोगों ने काले वस्त्र पहने उस आदमी को जमीन पर मृत पड़ा देखा, लेकिन धमाकों ने उसे पहचान से परीक्षत विक्षत कर दिया था। जैसे ही समूह यान फेई के शरीर की तलाश कर रहा था, धुएं में हलचल मच गई और बिजली की तरह कई स्टील के गोले निकले। वे गैस मास्क को भेदते हुए उनके दिमाग में जा घुसे, जिससे उनके सिर फट गए और उनकी तुरंत मौत हो गई। ये सब पल भर में हुआ। गुफा में घुसे दुश्मनों के सिर स्टील बॉल की गोलियों से उड़ गए और वे पूरी तरह से खत्म हो गए। तभी यान फेई प्रकट हुआ, एक बढ़िया स्टील शील्ड पकड़े हुए धुएं से बाहर निकला। जब यान फेई ने बाहर से ग्रेनेड फेंके जाते देखे तो उसने अपनी सुरक्षा के लिए यूनिवर्सल स्पेस से एक विशेष रूप से निर्मित ब्लास्ट शील्ड तुरंत निकाल ली, जिससे ग्रेनेड का विस्फोट पूरी तरह से रुक गया। काले वस्त्र वाला आदमी इतना भाग्यशाली नहीं था और विस्फोट में तुरंत मारा गया। दुर्भाग्य से वह आदमी बहुत जल्दी मर गया और यान फेई को कभी पता नहीं चला कि उसका गुरु कौन था। ब्लास्ट शील्ड के पीछे छुपकर यान फेई ने चुपचाप देखा कि कोई अंदर घुस रहा है।
उसकी नज़र अद्भुत थी और हालांकि बंदूकधारी उसे धुएं के बीच से नहीं देख पाए, उसने उन्हें साफ देखा। उसने कई स्टील के गोले दागे जिससे वे सब तुरंत मर गए। वह पास गया और उनके गैस मास्क उतार दिए तो पता चला कि वे सभी गोरे लोग थे। हालांकि उनकी पोशाक बहुत आम थी और उनके पास मौजूद हथियार कई तरह के मॉडलों के थे, जिससे उसे उनकी राष्ट्रीयता का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। अचानक घुस आए इन गोरे लोगों को देखकर यान फेई को एहसास हुआ कि वे भी उसकी हत्या करने आए हैं। ऐसा लग रहा था कि इनाम का काम शुरू हो गया है, जिसमें उसकी वर्तमान वास्तविक स्थिति बताई जा रही थी, इसलिए $1 अरब के इनाम के लिए उत्सुक हत्यारे इस शानदार मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे। ये देखते हुए कि वह राष्ट्रीय सीमा से केवल 5 किलोमीटर दूर था, हत्यारों के पास यहाँ यानफेई को सफलतापूर्वक मारने का अच्छा मौका था। लेकिन एक बार जब यानफेई शंघाई लौट आया, जो चीन का वित्तीय केंद्र है और जिसकी रक्षा शक्ति मजबूत है, तो हत्यारों के लिए उसे मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिससे उसे मार गिराने का यह उनका सबसे अच्छा मौका बन जाएगा। ये जानकर यानफी को दाई जातीय गांव में वेनरॉ की चिंता हुई। इसलिए वह गुफा से बाहर निकलने लगा। वह एक पल के लिए रुका, फिर काले वस्त्रधारी व्यक्ति के शरीर, द्रव और उपकरण को ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में ले जाने के लिए वापस लौटा। यानफेई ने मुसीबत से बचने के लिए ऐसा किया, वरना अगर ये लाशें मिल जाती तो आखिरकार उसका पता उसी तक पहुंच जाता, जिससे बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। लाशें अपने साथ ले जाने से किसी को पता नहीं चलता कि यहाँ किसी की हत्या हुई है, जिससे उसे किसी भी परेशानी से छुटकारा मिल जाता। सब कुछ निपटाने के बाद यानफेई फिर से प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा, बाहर की आवाजें सुनता हुआ। उसने प्रवेश द्वार पर पहरेदारों की 2 आवाजें सुनी। उनका पता लगाते हुए वह अचानक बाहर निकला। उसकी उंगलियां तेजी से फड़क रही थीं और उसने 2 स्टील की गोलियां चलाईं जो सीधे पहरेदारों के चेहरे पर लगीं और दोनों की मौत हो गई। अपने आसपास का निरीक्षण करने और कुछ भी गड़बड़ न मिलने के बाद ऐसा लग रहा था कि यानफेई पर इस अज्ञात बल का हमला आखिरकार नाकाम हो गया है। हालांकि यानफेई को खतरा महसूस हो रहा था। फिलहाल वह दक्षिणी यूनान में सीमा के पास था। वहां विदेश से हथियारों के साथ आतंकवादियों के आने की प्रबल संभावना थी, जिससे वह बहुत असुरक्षित था। दोनों शवों को विश्वव्यापी अंतरिक्ष में इकट्ठा करके यानफी जल्दी से दाई जातीय गांव लौट आया, वेनरॉ को लेकर वहां से निकल जाने का इरादा रखते हुए। जब तक वे सीमा से दूर शहर लौट आएंगे वे लगभग सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि सीमा सुरक्षा सैनिक और स्थानीय सुरक्षा बल उन हत्यारों को उनके लिए खोज निकालेंगे। यानफेई का इरादा टूर गाइड को यात्रा जल्दी समाप्त करने और वापस जाने के लिए राजी करने का था, लेकिन अन्य पर्यटकों से परामर्श करने के बाद गाइड ने अनिच्छा से यानफेई के अनुरोध को ठुकरा दिया। कोई और चारा न होने पर यानफेई ने यूनिवर्सल स्पेस से अपनी अतिरिक्त मोटरसाइकिल लेने के लिए एक सुनसान जगह ढूंढी और वेनरॉ के साथ निकल पड़ा। हालांकि वेनरॉ मजे कर रही थी, उसने यानफेई के अचानक चले जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इसलिए वह मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गई, यानफेई की कमर में अपनी बाहें डाल दी और वे बेहद खतरनाक दाई जातीय गांव से तेजी से निकल पड़े। चूंकि यानफेई को डार्क वेब पर इनाम के काम के बारे में पता चला था और उसके लोकेशन निर्देशांक भी उस पर अंकित थे, इसलिए वह जानता था कि ये दाई जातीय गांव बेहद खतरनाक है। $100 मिलियन के इनाम के लालच में आकर हत्यारे चीन की सीमा के पास इस छोटे से गांव में पागलों की तरह घुस आते थे और भोलेपन से उसे मारकर रातों रात करोड़पति बनने की उम्मीद करते थे। यहां से ज्यादा दूर राष्ट्रीय सीमा नहीं थी, जिसकी सुरक्षा सीमा रक्षक सैनिक करते थे। ये सीमा हत्यारों और उनके हथियारों के लिए कुछ बाधाएं खड़ी करती थी। हालांकि इससे कमजोर ताकत वाले कुछ छोटे हत्यारा संगठन ही बाहर हो पाते थे। ये शक्तिशाली संगठन अभी भी भारी हथियार लाने की क्षमता रखते थे। अगर यानफेई अकेला होता तो उसे इन हत्या के प्रयासों का डर नहीं होता और वह उन सभी पर पलटवार भी कर देता। लेकिन वेनरॉ के साथ, जो स्वप्न आक्रमण की जादुई क्षमता से संपन्न होने के बावजूद वास्तव में शक्तिहीन थी, वे खतरे में थे। आग्नेयास्त्रों से वेनरॉ को चोट लग सकती थी या अगर उसे गोली लग जाती तो वह घायल भी हो सकती थी या मर भी सकती थी। इसलिए वेनरॉ की सुरक्षा के लिए यानफेई के पास इस जगह को छोड़कर अस्थायी रूप से इन विदेशी हत्यारों से बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक बार सुरक्षित क्षेत्र में वापस आकर वह पलटवार करने और अपनी हत्या करने आए सभी लोगों का सफाया करने का कोई न कोई तरीका निकाल ही लेता। पहाड़ी रास्ते पर तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाते हुए यानफेई ने वेनरॉ के हाथों की गर्माहट अपने चारों ओर महसूस की और उसके दिल में एक सुकून भरा एहसास अचानक से उभर आया। अगर उनके आसपास इतना बड़ा खतरा न होता तो शायद वह हमेशा के लिए वेनरॉ के साथ ही गाड़ी चलाता रहता।
आनंद की अनुभूति में डूबे होने के बावजूद यान फेई ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी। उसे लगा जैसे कोई उसे लगातार देख रहा है, लेकिन जब उसने आसपास देखा तो उसे समझ नहीं आया कि कौन उस पर नजर रख रहा है, जिससे लगातार देखे जाने का यह एहसास उसे बेहद असहज कर रहा था। जैसे ही यान फेई की मोटरसाइकिल पहाड़ों से तेजी से गुजर रही थी, एक स्थानीय ट्रक ने पीछे से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। तेज रफ्तार ट्रक धूल का एक गुबार उड़ा रहा था, मानो कोई पीला ड्रैगन यान फेई का पीछा कर रहा हो। ट्रक को देखते ही यान फेई ने उसे आगे निकलने देने के लिए तुरंत अपनी गति धीमी कर दी, लेकिन ट्रक ने भी अपनी गति कम कर ली और ओवरटेक नहीं किया, जिससे यान फेई की सतर्कता और बढ़ गई। यान फेई की मोटरसाइकिल पहाड़ी रास्ते पर एक तीखे मोड़ पर पहुंची, तभी उसने देखा कि आगे एक ट्रक हाईवे को रोक रहा है। ट्रक सड़क की चौड़ाई को पार कर गया था, जिससे उसकी मोटरसाइकिल के लिए भी उस पर चलना मुश्किल हो गया था। तभी लगातार पीछा कर रहा ट्रक अचानक मोटरसाइकिल की ओर तेजी से बढ़ा। यान फेई को तुरंत एहसास हो गया कि दो ट्रक उसे निशाना बना रहे हैं। वो सड़क के इस संकरे हिस्से में फंस गया था। आगे बढ़ने में असमर्थ और सामने से आ रहे ट्रक के जोरदार हमले से बचने के लिए स्थिति बेहद खतरनाक हो गई थी। मोटरसाइकिल पर उसके पीछे बैठी वेन रॉ को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसका रंग उड़ गया, लेकिन वह चुप रही और यान फेई को और भी कसकर पकड़ लिया। यान फेई ने तेजी से इलाके का जायजा लिया और उसे एहसास हुआ कि हर दिशा में आवाजाही बंद है। उसके दाहिनी ओर एक खड़ी पहाड़ी थी, जिस पर दुश्मन के हमले के दौरान चढ़ना नामुमकिन था। बाईं ओर एक गहरी चट्टान थी जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। बाहर निकलने का कोई रास्ता न होने के कारण यान फेई और वेन रॉ ने अचानक खुद को एक मौत के जाल में फंसा पाया। पीछे वाला ट्रक मोटरसाइकिल की ओर तेजी से बढ़ रहा था और यान फेई ट्रक ड्राइवर के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान देख सकता था। वह पीछे मुड़ा, अचानक वेन रॉ को गले लगाया और तेजी से मोटरसाइकिल से उतर गया। उन्होंने एक जोरदार धमाका सुना जब पीछे वाला ट्रक मोटरसाइकिल से टकराया, जिससे मोटरसाइकिल ऊंची उड़ान भरकर आगे वाले ट्रक से टकरा गई और पूरी तरह चकनाचूर हो गई। वेन रॉ को ले जा रहे यान फेई ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बाधा डालने वाले ट्रक के ऊपर से छलांग लगाने की तैयारी की। तभी कई नकाबपोश बंदूकधारी अचानक ट्रक के अंदर से निकल आए। उनके हाथों में मौजूद स्वचालित राइफलें यान फेई और वेन रॉ पर तानकर गोली चलाने के लिए तैयार थीं। चौंककर यान फेई जल्दी से पीछे हट गया तो उसने देखा कि पीछे ट्रक से कई और नकाबपोश बंदूकधारी निकल रहे हैं। उनकी राइफलें भी उस पर और वेन रॉ पर तान रही हैं। यान फेई को वेनरू को इतनी खतरनाक जगह पर लाने का पछतावा था। अगर वह अकेला होता तो दुश्मन से सीधे भिड़ जाता। अपनी ताकत से वह आसानी से विरोधियों का सफाया कर सकता था और अगर उसे चोट भी लगती तो ज्यादा गंभीर नहीं होती। लेकिन अब वेन रू के साथ एक ही गोली उसे घायल कर सकती थी या मार भी सकती थी। अगर गोलीबारी में वेन रू घायल हो जाती तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। पल भर में यान फेई ने स्टील बॉल गोलियों से जवाबी हमला करने के बजाय एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने झट से वेन रॉ को अपनी पीठ के बल लिटाया, उसे एक हाथ से थामा और मुड़कर बाईं ओर गहरी चट्टान की ओर छलांग लगा दी। जैसे ही उसने छलांग लगाई, दोनों ट्रकों पर सवार बंदूकधारियों ने गोलियां चला दी, लेकिन उनका निशाना चूक गया और गोलियों ने जहां यान फेई खड़ा था वहां दर्जनों बड़े छेद कर दिए। वेन रू को अपनी पीठ पर लिए यान फेई चट्टान से नीचे गिर पड़ा। कुछ देर नीचे गिरने के बाद उसे दूर एक लटकी हुई बेल दिखाई दी। वेन रू को कसकर पकड़े हुए वह हवा में कलाबाजी लगाता हुआ आखिरी क्षणों में बेल तक पहुंचा और अपने खाली हाथ से उसे पकड़ लिया। हालांकि बेल इतनी कमजोर और भंगुर थी कि उसका भार और तेज ढलान सहन नहीं कर सकी। उसके टूटते ही एक तड़क की आवाज आई और यान फेई गिरने की गति को धीमा करने के लिए कुछ भी नहीं पकड़ सका और वेन रू को अपनी पीठ पर लिए हुए फिर से नीचे उतरा। इस बेल के बफरिंग ने यान फेई के गिरने की गति को काफी धीमा कर दिया, जिससे उसे पैतरेबाजी करने का बेहतर मौका मिला। उसने दूर एक और बेल पर निशाना साधा, उसकी ओर लुढ़का और आखिरकार उसे एक हाथ से पकड़ लिया। उस बेल से झूलते हुए उसने अपने गिरने के जोर को काफी कम कर दिया। बेल भी टूट गई, लेकिन यान फेई अब बेलों से घिरे एक घने क्षेत्र में था और अब उसे सहारे की कोई चिंता नहीं थी। यान फेई ने अपने हाथ से टूटी हुई बेल को फेंक दिया, आगे एक और बेल पर नजरें गड़ा दी, हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया, फिर से आगे की ओर झूला। इस बार बेल ने उनके गिरने के जबरदस्त बल को बखूबी झेला और टूटी नहीं। हाथ बदलते हुए यान फेई ने नीचे एक और बेल पकड़ी और फिर से झूला।
इस तरह हाथ बदलते हुए और कई बार झूलते हुए वह बेलों का सहारा लेकर चट्टान के नीचे घाटी की तलहटी में सुरक्षित पहुंच गया। घाटी के तल में एक नाला बह रहा था और नाले के किनारे हर जगह ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। वेन रॉ को पकड़े हुए यान फेई अमर की तरह शान से नीचे उतरा और सुरक्षित उतरा। सुरक्षित उतरने के बाद यान फेई ने देखा कि वेन रॉ के गाल लाल हो गए थे, मानो वह थोड़ी डरी हुई हो। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसने जरा भी चीख नहीं मारी थी। यान फेई ने वेन रॉ को नीचे उतारा और क्षमा याचना भरे स्वर में पूछा, छोटी रॉ, क्या तुम ठीक हो? वेन रॉ कुछ तनावग्रस्त दिख रही थी और उन्होंने सांस लेने में कुछ समय लिया, फिर सिर हिलाकर कहा, मैं ठीक हूं। यान फेई ने कहा, छोटे रॉ, मुझे माफ करना। तुम्हें इसमें शामिल करना मेरी गलती है। ऊपर वाले लोग हत्यारे हैं जिन्हें मुझे मारने के लिए भाड़े पर रखा गया है। वेन रॉ ने सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं। मैंने अक्सर अफ्रीका में लोगों को गोली लगते देखा है और गोली लगने वालों का इलाज भी किया है, इसलिए मैं काफी शांत हो गई हूं। बस मैं पहले कभी आसमान से इस तरह नहीं गिरी थी, यह एक तरह से रोमांचकारी। यान फेई ने कहा, हालांकि हम घाटी की तलहटी तक पहुंच गए हैं, फिर भी यहाँ खतरा है और ज्यादा देर तक रुकने लायक जगह नहीं है। चलो पहले यहाँ से निकल चले। वेन रू सहमत हो गई, लेकिन जैसे ही वह यान फेई के साथ जाने वाली थी, उसके चेहरे पर अचानक एक पीड़ादायक भाव उभर आया। यान फेई चौंक गया और जल्दी से उसकी जांच की तो पाया कि उसकी पतलून का दाहिना पैर खून से लथपथ था और उसमें गोली का एक छेद था। जब उसने आगे जांच की तो उसकी धड़कनें तेज हो गईं और पता चला कि वेनरू को किसी समय दाहिने पैर में गोली लगी थी। हालांकि गोली उसकी पिंडली की त्वचा को छूकर कहीं उड़ गई थी, जिससे उसकी मांसपेशियों या हड्डियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसलिए हालांकि वेनरू का बहुत खून बह गया था, सौभाग्य से चोट गंभीर नहीं थी। वेन रॉ, जो लगातार मरीजों के संपर्क में रहती थी और नस होने के बावजूद चिकित्सा के बारे में गहरी जानकारी रखती थी, ने जल्दी से घाव का आकलन किया और महसूस किया कि हालांकि यह भयावह लग रहा था, लेकिन गंभीर नहीं था। उन्हें बस घाव पर ठीक से पट्टी बांधनी थी और कुछ दिन आराम करना था ताकि घाव ठीक हो जाए। हालांकि अब चलना फिरना उचित नहीं था, क्योंकि इससे घाव फिर से खुल सकता था और खून की कमी से गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती थीं। इसलिए यान फेई ने आगे बढ़कर वेन रॉ को अपनी पीठ पर उठा लिया और उत्तर की ओर चल पड़ा। यान फेई की पीठ पर लेटे हुए वेन रॉ को उसके चौड़े कंधों की सुरक्षा का एहसास हुआ और उसके दिल में एक अजीब सी सनसनी उठने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, उसका शरीर कांपने लगा और उसके मन में वे शब्द उभरने लगे जो वह यान फेई से कहना चाहती थी। यान फेई ने वेन रॉ को अपनी पीठ पर कांपते हुए महसूस किया और उसे भी एक अजीब सी धड़कन महसूस हुई। उसे लगा कि उसे उससे कुछ कहना है। तभी ऊपर से एक हल्की सी भिनभिनाहट सुनाई दी। ऊपर देखा तो उसने पेड़ों की चोटियों के ऊपर 2 ड्रोन मंडराते देखे। पता चला कि यान फेई का पीछा करने वाली अज्ञात ताकतें उसे पकड़ सकती थीं और उन्होंने समय से पहले ही चट्टान पर घात लगा लिया था, क्योंकि उनके ड्रोन तैनात थे। ड्रोन ऊंचाई पर उड़ रहे थे और दूर से यान फेई की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे, जिससे पता चला कि उसे ऐसा क्यों लगा जैसे उसे देखा जा रहा है, लेकिन वह पर्यवेक्षक को नहीं ढूंढ पा रहा था। वेन रू के साथ शारीरिक संपर्क की सुखद अनुभूति में डूबे होने के कारण उसने दूर से ड्रोन पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण उनकी घात में सफलता मिली। फिर जब यान फेई अचानक वेन रॉ के साथ चट्टान से कूद गया तो अज्ञात ताकतों को पता नहीं था कि वह गिरने से बच गया है या नहीं, इसलिए उन्होंने चट्टान की तह तक जांच के लिए ड्रोन नीचे भेजे। अगर ड्रोन यान फेई का शव ढूंढ लेते और उसकी साफ तस्वीर खींच लेते तो उनका काम पूरा माना जाता और वे करोड़ों डॉलर का इनाम लेने वापस लौट सकते थे। आसमान में उड़ते और मंडराते ड्रोन देखकर यान फेई के मन में एक अजीब सी बेचैनी उमड़ आई। उसकी जिंदगी में जो मोड़ आया, उसकी शुरुआत एक छोटे से ऑनलाइन खरीदे गए ड्रोन से हुई थी, जो उसका अवतार बन गया था और हमेशा चोरी करने या दूसरों पर हमला करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करता था। लेकिन अब यह विडंबना ही थी कि किसी और ने उस पर जासूसी करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने की सोची थी। यान फेई ने इलाके का जायजा लिया और वेन रॉ को ध्यान से एक बड़े पेड़ के नीचे बिठा दिया। फिर पेड़ से 2 टहनियां तोड़कर उनके पत्ते छीलकर 2 भाले जैसे हथियार बनाए, एक एक हाथ के लिए। आकाश में उड़ते ड्रोनों पर निशाना साधते हुए उसने एक के बाद एक जोर से टहनियां फेंकी। उसके बनाए हुए भाले बिजली की तरह निकले और पेड़ की छतरी के ऊपर चक्कर लगा रहे दोनों ड्रोनों पर जा गिरे। ड्रोन बिल्कुल साधारण थे, न सिर्फ उन्हें चलाना असुविधाजनक था, बल्कि वे धीमे भी थे और यान फेई के शाखा भाले के हमले से बच नहीं पा रहे थे।
एक पल में दोनों ड्रोन हवा में ही टकरा गए और उनके पुर्जे चारों दिशाओं में बिखर गए, जिससे उनका मलबा जंगल में गिर गया। अपने ड्रोन के लेवल 4 पर पहुंचने के बाद यानफी को आखिरकार वह ताकत मिल गई जिससे वह कभी शियाओ लोंग और शियाओ कांग से ईर्ष्या करता था, यहां तक कि दोनों की संयुक्त शक्ति से भी आगे निकल गया। जमीन से वह आसमान में लगभग 70 से 80 मीटर ऊपर आसानी से ड्रोन पर हमला कर सकता था। इस क्षमता ने उसे खुशी से भर दिया और उसे सच्चे विशेषज्ञ मास्टर्स की श्रेणी में शामिल कर दिया। 2 ड्रोनों को मार गिराने के बाद यान फेई ने एक बार फिर वेन रॉ को अपनी पीठ पर उठा लिया और तेजी से उत्तर की ओर भागा। उसने शुरू में चट्टान पर चढ़कर उन स्नाइपर्स से निपटने की योजना बनाई थी जिन्होंने उस पर घात लगाकर हमला किया था, लेकिन वह वेन रॉ के साथ था। वह नहीं चाहता था कि वेन रॉ ऐसा खूनी मंजर देखे और न ही वह चाहता था कि वह फिर से खतरे में पड़े, इसलिए उसने बाद में बदला लेने के इरादे से पीछे हटने का फैसला किया। घाटी की तलहटी खड़ी थी और रास्ता ऊबड़-खाबड़, लेकिन वेन रू को अपनी पीठ पर बिठाकर यान फेई ऐसे चल रहा था मानो समतल जमीन पर चल रहा हो, अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन कर रहा हो। वेन रूई का चेहरा लाल हो गया जब उसने यान फेई की चट्टान से गिरने के बाद उसकी बहादुरी से बचने, ड्रोनों को उसके द्वारा बेरहमी से मार गिराने और उसके तेज दौड़ने के जबरदस्त बल के बारे में सोचा। उसे उसके साथ बेहद सुरक्षित महसूस हुआ, मानो यान फेई उसे जीवन भर बचा सके। बिना सोचे समझे उसने अचानक कह दिया, छोटे फेई, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यान फेई का शरीर कांप उठा और वह तुरंत वहीं रुक गया और वेन रॉ की ओर देखने लगा। आश्चर्य से बोला, छोटी रॉ, क्या तुमने अभी कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो और हमेशा मेरे साथ रहना चाहती हो? ये निश्चित रूप से मेरी कल्पना नहीं है। अपने दिल की बात कह देने के बाद वेन रॉ का चेहरा शर्म से और भी लाल हो गया। यान फेई के जोर देने के बावजूद उसने हिम्मत करके कहा, छोटी फेई, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। खुशी से फूली नहीं समा रही यान फेई वेन रॉ को बेतहाशा गोद में उठाए चिल्ला रही थी, छोटी रॉ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगी। मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वेन रॉ के लिए यान फेई की प्रेम प्रतिज्ञा पूरी घाटी में गूंज रही थी, साथ 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 की बार बार आने वाली ध्वनियां दुनिया के सामने उसकी घोषणा का संकेत दे रही थीं। वेन रॉ ने यान फेई को प्यार से देखा और उसके माथे से पसीना पोंछा जो उसके बेतहाशा दौड़ने से आया था। धीरे से फुसफुसाया, तुम मूर्ख हो, तुम बहुत मूर्ख हो। वेन रॉ की भावनाओं को जानकर और खुशी से भरकर यान फेई ने कहा, मैं मूर्ख हूं, लेकिन मैं केवल तुम्हारा मूर्ख हूं और मैं इस जीवनकाल में केवल तुम्हारी ही बात सुनूंगा। युवा जोड़े ने एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं का इजहार किया था और जंगल में भी अवर्णनीय रूप से खुश और मधुर महसूस कर रहे थे। जैसे ही वे स्नेह से भर रहे थे, वेन रू का फोन अचानक बज उठा। वे घाटी के निचले हिस्से में थे जहां सिग्नल नहीं था, लेकिन जैसे ही यान फेई वेन रू को अपनी पीठ पर बिठाए खुशी से पागलों की तरह दौड़ा, वे एक पहाड़ी पर पहुंचे जहां उन्हें एक दूरसंचार सिग्नल मिला और वेन रू का फोन बेवजह बज उठा। वेन रॉबस यान फेई के साथ अकेले रहना चाहती थी और बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं चाहती थी। शुरू में तो वह फोन उठाने को तैयार नहीं थी, लेकिन यान फेई के समझाने पर उसने अनिच्छा से फोन उठाया और अंग्रेजी में बातचीत शुरू कर दी। कुछ वाक्यों के बाद उसके चेहरे पर उत्साह के भाव दिखाई देने लगे। फिर वेन रॉ ने कुछ और शब्द कहे और फोन रख दिया। यान फेई की ओर देखते हुए उसने कहा, छोटी फेई, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे ये जगह छोड़नी होगी। मेरे पालक माता पिता ने अभी अभी बताया है कि उन्हें मेरे जन्मदाता माता पिता के बारे में जानकारी मिल गई होगी और मुझे तुरंत वापस जाकर इसकी पुष्टि करनी होगी। यान फेई को अफसोस हुआ। उसने अभी अभी वेनरू के साथ दिल से अपनी बात कही थी और उनके रिश्ते को आगे बढ़ाने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन अब उन्हें अलग होना पड़ा। हालांकि चूंकि यह वेनरू के मूल से जुड़ा था, इसलिए यान फेई आपत्ति नहीं कर सका। उसने विनम्रतापूर्वक अपनी आशा व्यक्त की कि वेनरू को उसके जन्मदाता मिल जाएंगे। बिछड़ने की आशंका से दोनों को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन यान फेई ने फिर भी अपने दुख को दबा लिया और वेन रॉ को फिर से खुश किया। फिर उसने उसे अपनी पीठ पर उठाया और उनकी दिशा सुनिश्चित करते हुए तेजी से उत्तर की ओर दौड़ पड़ा। 1 घंटे बाद यान फेई आखिरकार उस आदिम जंगल से बाहर निकलकर जंगल के किनारे एक राजमार्ग पर पहुंच गया। वे हाईवे के किनारे इंतजार करते रहे और आधे घंटे बाद एक गुजरती हुई मिनी बस को रोका। दोनों ने टिकट खरीदे और उसमें सवार हो गए। अब वे सीमा से बहुत दूर और शिशुआंग बन्ना शहर के पास थे। विदेशी हत्यारा संगठन इतनी दूर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए अब वे सुरक्षित थे।
दरअसल उनकी बाकी यात्रा सुचारू रही। यान फेई और वेनरू बिना किसी घटना के शिशुआंगबन्ना शहर लौट आए। जिस होटल में वे पहले रुके थे वहां वापस आकर यान फेई घावों पर पट्टी बांधने के लिए कुछ गौज और दवा खरीदने के लिए एक दवाखाने गई, फिर होटल लौटी जहां वेन रूई ने खुद अपने दाहिने पैर पर पट्टी बांधी। घाव साफ करने के बाद वेन रूई ने देखा कि घाव वैसा ही था जैसा उसने सोचा था, ज्यादा गंभीर नहीं। ठीक से पट्टी बांधने पर कुछ दिनों के आराम से वह ठीक हो जाएगा। यह देखकर कि वेन रूई का घाव गंभीर नहीं था, यान फेई ने आखिरकार राहत की सांस ली। उस शाम यान फेई और वेनरॉ अलग होने से हिचकिचाने लगे। हालांकि वेनरॉ के लिए अपने जन्मदाता माता पिता की तलाश बहुत जरूरी थी और यान फेई उसके आड़े नहीं आ सकती थी, इसलिए उन्हें भारी मन से अलग होना पड़ा। इसलिए यान फेई वेनरॉ को शिशुआंगबन्ना हवाई अड्डे ले गई, जहां से वह यानचेन के लिए उड़ान भरेगी और वहां से वह संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में सवार होगी। हवाई अड्डे पर चेक इन के दौरान वेन रॉ की चोट पर निरीक्षकों ने सवाल उठाए, लेकिन उसने इसे यात्रा के दौरान हुई दुर्घटना बताकर उनके संदेह को टाल दिया। यान फेई ने निराश होकर वेन रॉ को अनिच्छा से विदा किया। वेन रॉ इतनी जल्दी में चली गई थी और यान फेई उससे कई सवाल पूछना चाहता था, जैसे कि उसे कैसे पता चला कि वह सपना देख रहा है या वह सपने में ही उसके अनंत लूप स्पेस में क्यों प्रवेश कर गई। ये ऐसी पहेलियां थीं जो उसे लंबे समय से परेशान कर रही थीं। लेकिन इससे पहले कि वह अपने सवाल पूछ पाता, वेन रॉ संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना हो गई। यान फेई एक दिन बन्ना शहर में बिना किसी खास काम के रहा। अगले दिन उसने शिशुआंगबन्ना हवाई अड्डे से हवाई जहाज का टिकट खरीदा और शंघाई वापस चला गया। शायद वेन रॉ की बहुत याद आ रही थी, इसलिए जिस रात वह गई थी उस रात यान फेई को कोई सपना नहीं आया। वो सुबह तक गहरी नींद में सोया। जागने पर उसे बार बार आने वाले उस भूले हुए सपने की चिंता नहीं रही। वेन रॉ के साथ अपने रिश्ते की पुष्टि के बाद यान फेई को बहुत खुश होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही वेन रॉ चली गई और वह अकेले शंघाई लौटा, लू पिनपिन से मिलने के विचार ने उसे अचानक शांत कर दिया और उसके दिल में एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। रात के 11 बजे काफी देर से आने के बाद यान फेई का विमान आखिरकार शंघाई हवाई अड्डे पर पहुंचा। उसने समय का अनुमान लगाया और वेन रॉ से, जो सुरक्षित अमेरिका पहुंच चुकी थी, एक प्यारी सी बातचीत की। हालांकि फोन काटने से पहले ही उसके मोबाइल फोन पर एक और कॉल आ गई। उसने कॉलर आईडी पर नजर डाली और देखा कि वह लू पिनपिन के निजी अंगरक्षक लियू होन का नंबर था। लियू होन का फोन उठाने के लिए फोन काटने से पहले उसने वेन रॉ से कुछ बातें की। यान फेई ने कई बार हेलो कहा, लेकिन लियू होन की आवाज नहीं आई। उलझन में उसने फिर से नंबर चेक किया, ये सोचकर कि लियू होन ने शायद गलती से उसे डायल कर दिया होगा। जैसे ही वह कॉल खत्म करने वाला था, उसने लियू होन की कमजोर आवाज सुनी। अपनी असाधारण सुनने की क्षमता के बावजूद वह समझ नहीं पाया कि वह क्या कहना चाह रही थी। लियू होन शंघाई मिलिट्री सर्विस सेंटर द्वारा अनुशंसित एक उत्कृष्ट अंगरक्षक थी और उनके पेशेवर कौशल भी मजबूत थे। हालांकि वह आमतौर पर जल्दी और तत्परता से बोलती थी, उनकी आवाज ऊंची और स्पष्ट थी, उनकी आवाज ऐसी कभी नहीं होती। यान फी के दिल में एक झटका सा लगा और उसने जल्दी से पूछा, लियू होन, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? तुम्हें क्या हुआ है? एक बार फिर लियू होन की धीमी आवाज फोन पर आई, जो अभी भी समझ में नहीं आ रही थी। फिर एक गहरी सांस और कुछ खांसने के बाद उसकी आवाज साफ हो गई और उसने बेचैनी से कहा, बॉस, बुरी खबर है। मिस्टर लू का अभी अभी अपहरण हो गया है। यान फेई को लगा जैसे उसका दिमाग एक धमाके से खाली हो गया और उसे खुद को संभालने में थोड़ा वक्त लगा। उसने जल्दी से पूछा, क्या कहा तुमने? मिस्टर लू का अभी अभी अपहरण हुआ है। लियू होन ने कुछ बार खांसी की, उसकी आवाज कमजोर थी जब उसने कहा, बॉस, मुझे खेद है, हम उनकी रक्षा करने में विफल रहे और श्री लू का अपहरण कर लिया गया। लू पिनपिन की मुसीबत सुनकर यान फेई को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा ही उड़ जाएगी। लेकिन उसने तुरंत खुद को शांत किया और पूछा, लियू होन, तुम अभी कहाँ हो? लियू होन ने उत्तर दिया, मैं होनफेई रोड के अंत में जंगल में हूँ। लियू होन की बात पूरी होने से पहले ही कॉल साइलेंट हो गई। म्यूट फोन पकड़े हुए यान फेई बेहद घबरा गया, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और लू पिनपिन के मोबाइल पर कॉल करना शुरू कर दिया। ऑटोमेटेड मैसेज से पता चला कि फोन बंद है। जिद में उसने कई बार और कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जवाब हमेशा एक ही आता रहा।
फिर उसने लू पिनपिन के घर के लैंडलाइन पर कॉल करना शुरू किया, लेकिन फोन काफी देर तक बजता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार यान फेई ने लू पिनपिन के ऑफिस में फोन किया और उस सचिव ने तुरंत फोन उठाया जिसे उसने कंपनी में प्रभारी के तौर पर छोड़ा था। सचिव के जरिए यान फेई को पता चला कि लू पिनपिन उस रात 10 बजे 2 महिला अंगरक्षकों के साथ कंपनी से निकल गई थी। लू पिनपिन के कार्यक्रम के अनुसार उसने आराम करने के लिए घर जाने की योजना बनाई थी। शांत होकर यान फेई ने तुरंत कंपनी की सुरक्षा टीम के कप्तान को बुलाया और उन्हें तुरंत कर्मचारियों की नियुक्ति करने और कंपनी की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, खासकर कई प्रमुख पदों पर बैठे नेताओं की। उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जानी थी। सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध करने के बाद यान फेई ने अपनी कार तेज रफ्तार से हुनफेई रोड की ओर दौड़ा दी। उसका मन बेचैनी से भर गया क्योंकि वह बेतहाशा गाड़ी चला रहा था, यहां तक कि चौराहों पर लगी ट्रैफिक लाइटों को भी नजरअंदाज कर रहा था। गनीमत रही कि सड़क का ये हिस्सा सुनसान था और आसपास कोई पुलिस गश्ती दल नहीं था, वरना पुलिस उसका पीछा कर लेती। सिर्फ आधे घंटे में यान फेई हुनफेई रोड के अंत में पहुंच गई, जहां हाईवे के अंत में एक मुफ्त पार्क था। ये पार्क हरा भरा था, इसमें ढेर सारे पेड़ थे और इसे एक वन पार्क की प्रतिष्ठा प्राप्त थी। हालांकि ये दूर था और रात में लगभग सुनसान रहता था। लू पिनपिन का घर पास ही था, इसलिए उसे काम से घर लौटते समय इस पार्क से होकर गुजरना पड़ता था। यान फेई कार से बाहर निकला और लू पिनपिन के अंगरक्षक लियू होन को ढूंढने लगा। पार्क की मंद रोशनी में उसे आखिरकार एक सुनसान रास्ते पर लू पिनपिन की गाड़ी मिल गई। वह जल्दी से वहां गया और देखा कि सामने के शीशे में एक बड़ा सा छेद खून से सना हुआ था। कार के अंदर का हिस्सा अस्त व्यस्त था और भयंकर संघर्ष के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। बॉडीगार्ड लियू होन ड्राइवर की सीट पर पड़ी थी, उसके पेट पर एक बड़ा घाव था, वह खून से लथपथ और बेसुध थी, उसकी हालत अज्ञात थी। दूसरी बॉडीगार्ड वांग ली खून से लथपथ कार के सामने पड़ी थी, उसकी गर्दन अस्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई थी और स्थिति गंभीर लग रही थी। लू पिनपिन, जिसे कार में होना चाहिए था, कहीं नहीं दिख रही थी। अपने दिल की बेचैनी को दबाते हुए यान फेई जमीन पर पड़ी वांग ली की सांसें देखने के लिए आगे बढ़ा तो पाया कि उसकी मौत हो चुकी थी। कार में वापस आकर उसने पाया कि लियू होन की गंभीर चोटों और बेहोशी के बावजूद उसकी नाड़ी अभी भी धीमी चल रही थी। लियू होन ने जी जान से संघर्ष किया था और अपने गहरे जख्मों के बावजूद उसने यान फेई को फोन करके लू पिनपिन के अपहरण की खबर दी थी। उसने फोन पर सिर्फ माफी मांगी थी और वांग ली की हत्या या अपनी गंभीर चोटों का जिक्र नहीं किया था। घटनास्थल पर लू पिनपिन के अपहरण की पुष्टि के बाद यान फेई को अपने दिल में एक खालीपन महसूस हुआ, मानो उसने अपनी सबसे जरूरी चीज खो दी हो। वह चिंता करने लगा। हालांकि लू पिनपिन एक पारिवारिक त्रासदी से बचकर एक आरामदायक जीवन जी रही थी, लेकिन उसने ज्यादा कष्ट नहीं झेले थे। अब जब उसका अपहरण हो गया है तो उससे यातनाओं का सामना करना पड़ सकता है और वह सोच रहा था कि क्या वह ये सब सह पाएगी। यान फेई ने आसपास के माहौल पर नजर रखना शुरू कर दिया ताकि अपहरणकर्ताओं के बारे में कुछ जानकारी मिल सके या पता चल सके कि लू पिनपिन को कहां ले जाया गया है, ताकि वह जाकर उसे बचा सके। हालांकि वह कोई पेशेवर नहीं था और उस अफरा तफरी भरे माहौल में कोई छिपा सुराग नहीं देख पा रहा था। उसे नहीं पता था कि इसके पीछे कौन है, लेकिन उसे अंदाजा था कि यह अपहरण जरूर उससे जुड़ा है। उसने अंडरवर्ल्ड के डार्क वेब पर 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा था, जिससे हत्यारे उसे मारने के लिए आतुर हो गए। लेकिन वह हमेशा कम ही दिखाई देता था और हालांकि इस यात्रा में वह यूनान राष्ट्रीय सीमा के पास दिखाई दिया था, फिर भी वह तुरंत वहां से चला गया, जिससे उसकी जान लेने वाले हत्यारों को कोई मौका नहीं मिला। ये संभव है कि अपहरणकर्ताओं ने लू पिनपिन को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि उन्हें यान फेई को मारने का कोई मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि उन्हें लगा कि ऐसा करके वे यान फेई तक पहुंच सकते हैं। इस संभावना को ध्यान में रखते हुए यान फेई को बेहद अपराधबोध हुआ। उसकी वजह से लू पिनपिन को उसकी वजह से बहुत तकलीफ हुई और वह खुद खतरे में पड़ गई। अगर ये अपहरणकर्ता वाकई यान फेई को निशाना बना रहे थे तो लू पिनपिन तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक वे उससे संपर्क नहीं कर लेते। उसने तुरंत एक फैसला लिया, हालांकि उसे यकीन नहीं था कि यह सही फैसला है या नहीं। उसने पुलिस को बुलाने का फैसला किया। हालांकि पुलिस को बुलाने से लू पिनपिन और भी ज्यादा खतरे में पड़ सकती थी, फिर भी यही सबसे अच्छा विकल्प लग रहा था। अगर अपहरणकर्ता यान फेई के पीछे थे तो वे शायद तब तक लू पिनपिन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जब तक वे अपना मकसद हासिल नहीं कर लेते। अगर यान फेई पुलिस को न बुलाता तो अपहरण की इस घटना से निपटने में उसे कोई सुराग नहीं मिलता और न ही लू पिनपिन को बचाने का कोई मौका मिलता।
इसलिए उसे मामले को सुलझाने के लिए सुराग ढूंढने में मदद के लिए पुलिस के कुशल विशेषज्ञों पर निर्भर रहना पड़ा। सुराग हाथ में होने पर वह लू पिनपिन को बचाने के लिए ड्रोन तैनात कर सकता था। लू पिनपिन का अपहरण करके, चाहे उनका मकसद कुछ भी हो, अपहरणकर्ताओं ने यानफेई की लाल रेखा पार कर ली थी। उसने तय कर लिया था कि जैसे ही उसे इन अपहरणकर्ताओं का कोई सुराग मिलेगा, चाहे वे कोई भी हो, चाहे वे शंघाई में छिपे हों, लू पिनपिन की सुरक्षा सुनिश्चित होते ही वह बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को मारने के लिए ड्रोन तैनात कर देगा, चाहे इसके लिए उसके राज उजागर ही क्यों न करने पड़े। इन अपहरणकर्ताओं के प्रति उसका जानलेवा इरादा ओगावा परिवार के रयोको ओगावा से सामना होने से भी ज्यादा मजबूत था, क्योंकि इन लोगों ने सीधे तौर पर उसे नहीं बल्कि निर्दोष लू पिनपिन को निशाना बनाया था। यानफेई का आपातकालीन कॉल पाकर जब उन्हें पता चला कि ड्रीम टेक्नोलॉजी की महाप्रबंधक का अपहरण कर लिया गया है और उनका कोई अता पता नहीं है, तो पूरा शंघाई स्तब्ध रह गया। ड्रीम टेक्नोलॉजी की सहायक कंपनी ड्रीम फूड्स शंघाई में एक स्टार उद्यम थी, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय दिग्गज बनने की क्षमता थी, और कंपनी के एक उच्च पदस्थ व्यक्ति का अपने ही क्षेत्र में गायब होना एक गंभीर घटना थी। शंघाई के उच्च अधिकारियों के ध्यान में आपराधिक जांच दल तुरंत सक्रिय हो गया और टीम लीडर वेई चाओ स्वयं तलाशी अभियान का नेतृत्व करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। वेई चाओ और उनकी विशेषज्ञ टीम ने घटनास्थल की सावधानीपूर्वक जांच की और पीछे छूटे विभिन्न आंकड़ों को एकत्र किया। पहले से ही मृत वांग ली को एक सफेद कपड़े से ढककर मुर्दाघर भेज दिया गया था, जबकि गंभीर रूप से घायल लियू होन को आपातकालीन उपचार के लिए शंघाई के सबसे अच्छे अस्पताल में ले जाया गया था। पुलिस ने घटनास्थल पर छोड़े गए खून के धब्बों का परीक्षण किया और पाया कि वे सभी वांग ली और लियू होन के थे। लू पिनपिन के खून का कोई निशान नहीं था, जिससे यानफेई की चिंता कुछ हद तक कम हो गई। अपहरणकर्ताओं की दुर्जय ताकत को देखना भी भयावह था। वांग ली और लियू होन पिस्तौल से लैस सेना के विशेषज्ञ थे, लेकिन वे प्रतिद्वंद्वी को घायल किए बिना सीधे मुकाबले में मारे गए या गंभीर रूप से घायल हो गए। ये दर्शाता है कि अपहरणकर्ताओं की क्षमताएं उनसे कहीं अधिक थीं। यानफेई पुलिस को अथक जानकारी इकट्ठा करते हुए देख रहा था, जबकि वह घटनास्थल पर लू पिनपिन की सुरक्षा को लेकर निश्चल बैठा था। आधी रात में ही उसका चेहरा दाढ़ी से खुरदुरा हो गया था और वह थका हारा सा दिखने लगा था। खोज की प्रगति की जांच करने के बाद वेई चाओ यानफेई के पास आए और पूछा, श्रीमान यान, हमें कुछ खुफिया जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता है, इसलिए मेरे पास आपके लिए कुछ प्रश्न हैं, क्या ये ठीक रहेगा? यानफेई ने जवाब दिया, हाँ पूछो। वेई चाओ ने पूछा, जब लू पिनपिन गायब हुई थी तब आप कहाँ थे? यानफेई ने याद करते हुए कहा, मैं अभी अभी बन्ना शहर से लौटा था और उसे उस समय लिया गया होगा जब मैं हवाई जहाज से उतरा था। वेई चाओ के अधीनस्थों में से एक ने तुरंत उनके और यानफेई के बीच की बातचीत को नोट कर लिया और वेई चाओ ने पूछना जारी रखा, क्या लू पिनपिन का कोई दुश्मन है? कुछ सोचने के बाद यानफेई ने अपना सिर हिलाया और कहा, लू पिनपिन हमेशा अपने कामों में संयम बरतती रही है। अगर उसने किसी को ठेस भी पहुंचाए हो तो वह ऐसा नहीं करेगी जो पूरी तरह से ठीक न हो। इसलिए उसका कोई दुश्मन नहीं हो सकता, कोई ऐसा तो बिल्कुल नहीं जो उससे इतनी नफरत करे कि उसका अपहरण कर ले। वेई चाओ ने फिर पूछा, क्या आपकी कंपनी ने व्यापार जगत में कोई दुश्मन बना लिया है? वेई चाओ के सवाल की याद आते ही यानफेई को तुरंत ग्रीनसन कैपिटल का ख्याल आया, जिसके साथ उनका हमेशा के लिए झगड़ा हो गया था। क्या यह संभव है कि ग्रीनसन कैपिटल ने लू पिनपिन के अपहरण की योजना बनाई हो, ताकि वह झुक जाए और कंपनी में निवेश करने का उनका लक्ष्य पूरा हो जाए? लेकिन ग्रीनसन कैपिटल ने पहले ही अपने व्यापारिक साझेदारों को तैनात कर रखा था ताकि उसकी कंपनी के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने से रोका जा सके। उन्हें लू पिनपिन का अपहरण करने की जरूरत तो नहीं थी, है ना? अगर उसे पता चल गया कि ग्रीनसन कैपिटल इसके पीछे है, तो भले ही वे ड्रीम टेक्नोलॉजी में निवेश करने में कामयाब हो गए हों, वह शायद पूरी तरह से तबाह करने की नीति अपनाएगा जिससे उन्हें कुछ हासिल न हो। कई वर्षों से स्थापित होने के कारण ग्रीनसन कैपिटल को ये बात समझनी चाहिए, इसलिए यानफेई के खिलाफ दो मोर्चों पर युद्ध छेड़ने की उनकी संभावना कम ही लग रही थी। फिर यानफेई को उन डाइट पिल निर्माताओं का ख्याल आया जो उसकी वजन घटाने वाली कुकीज की वजह से दिवालिया हो गए थे। ड्रीम टेक्नोलॉजी ने उनकी रोजी रोटी छीन ली थी। क्या वे लू पिनपिन का अपहरण जैसे हताशा भरे कदम उठा सकते थे? वे क्षेत्रीय एजेंट भी थे जिन्हें लू पिनपिन ने बर्खास्त कर दिया था, वे भी उसके अपहरण के संदिग्ध थे। यहां तक कि ड्रीम फूड्स में नौकरी से वंचित किए गए पूर्व कर्मचारी भी संदेह के घेरे में थे।
यान फेई का मन भटक रहा था, उसे एहसास हुआ कि उसके सामने विचार करने के लिए बहुत सारे संदिग्ध हैं। इस संकट के दौर में ही उसे एहसास हुआ कि फलती फूलती ड्रीम टेक्नोलॉजी असल में चारों तरफ से दुश्मनों से घिरी हुई थी और बेहद खतरे में थी। लू पिनपिन के अपहरण के बिना भी अन्य गंभीर समस्याएं उठना तय थीं। वह इस स्थिति से अनजान था, सोच रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, और उसे अंदाजा भी नहीं था कि लू पिनपिन अकेले इस दबाव को कैसे संभाल रही थी। कुछ देर सोचने के बाद यान फेई ने वेई चाओ को अपना संदेह बताने का फैसला किया। उनके बगल में बैठे रिकॉर्डिंग अधिकारी ने तुरंत यान फेई के संदिग्ध ठिकानों को नोट कर लिया। विचारों पर विचार करते हुए वेई चाओ ने मुड़कर पूछा, राष्ट्रपति यान, इनके अलावा क्या आपको लगता है कि लू पिनपिन के अपहरण के पीछे अन्य कारण भी हो सकते हैं? अन्य कारण? यान फेई की सोच कंपनी से हटकर खुद पर केंद्रित हो गई। जिन हत्यारों ने उसे मारने की कोशिश की थी वे सबसे संभावित संदिग्ध थे। तभी उसके दिमाग में जापान के उगावा परिवार का साया कौन था। लू पिनपिन के अपहरण की सबसे संभावित वजह ये थी कि हत्यारे 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर के इनाम के लालच में थे। लेकिन एक और संभावना भी थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, उगावा परिवार की संलिप्तता। जापान में रयोको उगावा, जो उगावा और हिदेओ उगावा की हत्या करने के बाद उगावा परिवार को शायद ये पता न हो कि यह यानफी का काम था, लेकिन वे ये पता लगा सकते थे कि रयोको और अन्य लोगों को चीन में ड्रीम टेक्नोलॉजी से समस्या थी, जिससे वे उनकी मौत से क्रोधित हो गए और गुस्से में आकर लू पिनपिन का अपहरण कर लिया। इससे न केवल उन्हें वजन घटाने वाली कुकीज का गुप्त फॉर्मूला हासिल करने में मदद मिलेगी, बल्कि रयोको की आखिरी इच्छा भी पूरी होगी, जिससे एक ही तीर से 2 निशाने साधे जा सकेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए यान फेई का दृष्टिकोण एक बार फिर व्यापक हो गया। इन 2 ताकतों के अलावा एक और प्रमुख संदिग्ध था, बीजिंग के यान परिवार का यांग सोन। यान फेई के हाथों पहले भी भारी नुकसान झेलने के बाद यांग सोन संदिग्ध रूप से चुप हो गया था। हालांकि यान फेई प्रतिशोध से सावधान रहा, यांग सोंग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। यांग वानलिन की खुफिया जानकारी की जांच के लिए हाल ही में हुई यात्रा को देखते हुए यान फेई का ध्यान यांग लियू पर केंद्रित हो गया था, और वह यांग सोन के अस्तित्व को लगभग भूल ही गया था। लू पिनपिन के प्रति यांग सोन के एक तरफा आकर्षण ने भी उसे एक संभावित संदिग्ध बना दिया। ठुकराया हुआ प्यार घृणित कार्य में बदल सकता था, जिससे वह उसके अपहरण की योजना बना सकता था। लू पिनपिन के अपहरण, उसके भविष्य के अनिश्चित और गंभीर खतरे के विचार ने यान फेई के दिल को झकझोर दिया। अगर वह कर सकता तो उसके साथ अपनी जगह बदल लेता। लू पिनपिन को बचाने के लिए यान फेई कुछ जानकारी देने को तैयार था। जैसे ही वह वेई चाओ को अपने सारे संदेह बताने वाला था, लू पिनपिन का सचिव सुरक्षा कप्तान के साथ घटनास्थल पर पहुंच गया। सचिव के हाथ में एक लिफाफा था और यान फेई को देखते ही वह जल्दी से उसके पास गई। चिंतित होकर उसने कहा, बॉस, मैं आज कंपनी में ड्यूटी पर थी जब एक कुरियर ने सीधे आपके नाम ये पत्र पहुंचाया। मैंने देखा कि लिफाफा सीलबंद नहीं था और उत्सुकतावश मैंने उसे खोला तो उसमें कुछ चौंकाने वाला था। ये देखकर कि सचिव ने आगे बात नहीं बढ़ाई, यान फेई ने पूछा, आपने क्या चौंकाने वाली खोज की? सचिव ने पत्र यान फेई को देते हुए कहा, बॉस, बेहतर होगा कि आप स्वयं देख लें। यान फेई ने पत्र उठाया और देखा कि लिफाफे पर कोई मुहर नहीं लगी थी। उस पर बड़े अक्षरों में यान फेई के लिए लिखा था। लिफाफा खोलते ही उसका दिल धड़क उठा और उसमें से एक स्टेशनरी का टुकड़ा निकला। ऐसा करते ही लिफाफे से कुछ तस्वीरें भी गिरीं। यान फेई ने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हुए हवा में ही तस्वीरें पकड़ लीं। उसने उन्हें उठाया और देखा कि लू पिनपिन उन पर बेहोश पड़ी है और जमीन पर पड़ी है, जिस पर उसकी जगह का पता लगाने के लिए कुछ भी नहीं लिखा था। हर तस्वीर में वह एक ही मुद्रा में लेटी हुई थी, बस अलग अलग कोनों से। यान फेई को सीने में जकड़न महसूस हुई और उसने जल्दी से अपने हाथ में पकड़े पत्र को पढ़ा तो पाया कि कागज पर एक अंग्रेजी अक्षर छपा हुआ था, जिसमें लिखा था, प्रिय श्री यान फेई, नमस्कार। हमें इस पत्र के माध्यम से आपको ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण खबर बताते हुए खेद है। सबसे पहले कृपया हमें अपना परिचय देने की अनुमति दें। हम मध्य पूर्व के सुदूर हत्यारे संप्रदाय के दूत हैं, जो पहाड़ों के सर्वोच्च वृद्ध पुरुष हुओ शान का प्रतिनिधित्व करते हैं और आपके लिए एक ईमानदार प्रस्ताव लेकर आए हैं। चूंकि हमारा संप्रदाय अपने आहार में सुधार लाना चाहता है, इसलिए हमें आशा है कि आप स्वेच्छा से और उदारतापूर्वक 3 अरब अमेरिकी डॉलर नकद दान करेंगे। इसके अलावा नाराजगी मत पालिए, हमारे द्वारा चुना जाना एक सौभाग्य की बात है। इसका मतलब है कि आप उत्कृष्टता में अधिकांश लोगों से आगे हैं। हम आपको धन जुटाने के लिए 3 दिन का समय देंगे।
3 अरब जमा हो जाने पर आपका शरीर सुरक्षित वापस कर दिया जाएगा। अन्यथा आपका शरीर महान जैन गुरु से मिलेगा और आपको तुरंत उनका अनुसरण करना होगा। हमारा नियम सरल है, जो हमारी आज्ञा मानेंगे वे सुरक्षित रहेंगे, जो हमारी अवज्ञा करेंगे वे बिना पूरी तरह मरेंगे। और सबसे जरूरी बात, हम कोई छोटे मोटे चोर नहीं हैं, हम एक जबरदस्त ताकत हैं। इसलिए हम आपको पुलिस से संपर्क करने से नहीं रोकेंगे। फिर भी हमें विश्वास है कि पुलिस आपको हमारी ताकत बताएगी और सही फैसला लेने में आपकी मदद करेगी। इसके साथ ही हम आपके सुखद सहयोग और आनंदमय जीवन की कामना करते हैं तथा आशा करते हैं कि आपकी कंपनी समृद्ध होगी और शीघ्र ही एक अंतर्राष्ट्रीय महाशक्ति बन जाएगी। सादर, महान हत्यारे संप्रदाय के दूत। पत्र के नीचे एक विदेशी बैंक का नाम और बैंक खाते के लिए संख्याओं की एक लंबी श्रृंखला थी। जबरन वसूली का पत्र पढ़ने के बाद यान फेई की आंखों में संदेह भर गया। लू पिनपिन के अपहरण के पीछे वे लोग नहीं थे जिनकी उसने कल्पना की थी, जापान का ओगावा परिवार या बीजिंग का यान परिवार, न ही डार्क वेब का कोई इनामी कार्य और न ही कोई अन्य संगठन या व्यक्ति जिन पर उसे शक था, बल्कि हत्यारे संप्रदाय का एक दूत था। लेकिन हत्यारे संप्रदाय असल में क्या था? यान फेई को ये नाम अनजाना लगा, जिससे उसे कुछ समझ नहीं आया। मन में सवाल उठते ही एक ड्रोन ने तुरंत शंघाई तट के पास मुफ्त इंटरनेट से संपर्क किया और हत्यारे संप्रदाय के बारे में विस्तृत जानकारी ढूंढनी शुरू कर दी। कुछ ही पलों में सहायक मस्तिष्क ने इंटरनेट से हत्यारे संप्रदाय के बारे में ढेर सारा डेटा इकट्ठा कर लिया था। यान फेई ने ध्यान से देखा और उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में व्यापक दुनिया से अनभिज्ञ था। हत्यारे संप्रदाय कोई अनजान नाम नहीं था, बल्कि ये दुनिया का सबसे प्रसिद्ध हत्यारा संगठन था, जिसका इतिहास लगभग एक सहस्राब्दी पुराना है। ऐतिहासिक अभिलेखों और यहाँ तक कि काल्पनिक कथाओं में भी हत्यारे संप्रदाय के बारे में अनगिनत किंवदंतियां और चित्रण मौजूद हैं। प्रलेखित साक्ष्यों के अनुसार ये संप्रदाय भयानक रूप से कुशल था, जिसने अनगिनत प्रसिद्ध हस्तियों की हत्या की थी, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक हस्तियां और यहाँ तक कि यूरोपीय रियासतों के राजा भी शामिल थे। हत्यारे संप्रदाय का नाम ही पूरे यूरोप और मध्य पूर्व के लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देता था, क्योंकि उन्होंने सदियों तक उत्पात मचाया था। हत्यारे संप्रदाय की भयावह प्रतिष्ठा उनके हत्यारों को प्रशिक्षित करने के तरीकों से जुड़ी थी। मार्को पोलो के यात्रा वृतांत में इन हत्यारों को बनाने की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया है। हुओ शान ने 2 पहाड़ों के बीच और एक घाटी के भीतर एक विशाल बगीचा बनाया था, जिसकी सुंदरता बेजोड़ थी। इसमें दुनिया भर के हर फल के साथ साथ भव्य महल भी थे, जैसे धरती पर पहले कभी नहीं देखे गए थे, सोने से जड़े और सैकड़ों अलग अलग चीजों से जड़े, जिनमें शराब, दूध, शहद और पानी से भरी नलियां थीं। संगीत, नृत्य और गायन में निपुण दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्रियां उस जगह को सजाती थीं और उन्हें देखने वाला हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। इस उद्यान का निर्माण स्वर्ग की मानवीय कल्पनाओं के अनुरूप किया गया था, लेकिन सामान्य दिनों में यह विशाल पत्थरों से अवरुद्ध था, जिससे आम लोगों के लिए इसमें प्रवेश करना दुर्गम था और केवल हुओ शान द्वारा अनुमति प्राप्त लोग ही इस स्वर्ग में प्रवेश कर सकते थे। भव्य उद्यान के निर्माण के बाद हुओ शान नियमित रूप से लगभग 12 या 13 साल के लड़कों के एक समूह को भर्ती करता था, जो सभी स्वेच्छा से योद्धा बनने के लिए तैयार होते थे। हुओ शान उन्हें 17 या 18 साल की उम्र तक प्रशिक्षित करता था और फिर वह उन्हें नींद की दवा देकर भव्य उद्यान में ले जाता था। जब ये युवक जागते तो अपने सामने के सुंदर दृश्य को देखकर इतने स्तब्ध रह जाते थे कि उन्हें लगता था कि वे स्वर्ग में प्रवेश कर गए हैं और वे जी भरकर आनंद लेने लगते थे। कई हफ्ते आनंद में बिताने के बाद हुओ शान उन्हें फिर से नशीला पदार्थ खिला देता और फिर बगीचे से निकाल देता। जागने पर उन्हें एहसास होता कि अब वे स्वर्ग में नहीं हैं और उन्हें गहरी निराशा होती। तभी हुओ शान उनसे कहता, अगर तुम अपनी अंतिम सांस तक हमारे संगठन द्वारा सौंपे गए कठिन कार्य को पूरा कर लोगे, तो तुम मृत्यु के बाद स्वर्ग में लौट सकोगे। इस प्रकार हत्यारे संप्रदाय के हत्यारे अक्सर अपने जीवन की परवाह न करते हुए, मृत्यु की लालसा रखते हुए हत्या के कार्यों को अंजाम देते थे और परिणामस्वरूप वे अक्सर सफल होते थे। उनके भी वर्षों में जब भी हत्यारा संप्रदाय किसी हत्या के लक्ष्य की पहचान करता था, तो वे सबसे पहले उस व्यक्ति को एक विनम्र पत्र लिखते थे। ये पत्र अपेक्षाकृत विनम्र होता था, जिसमें व्यक्ति से अपनी जान बचाने के लिए फिरौती के रूप में सोना और चांदी देने का अनुरोध किया जाता था। अगर फिरौती मिल जाती थी तो हत्यारा संप्रदाय लक्ष्य को छोड़ देता था। हालांकि अगर निर्धारित समय के भीतर फिरौती नहीं भेजी जाती थी तो वे हत्या को अंजाम देते थे।
ऐतिहासिक रूप से हत्यारा संप्रदाय हत्या के तरीकों को एक कला के रूप में विकसित करने वाला पहला समूह था जिसमें शक्तिशाली हत्या कौशल थे। पीड़ित के पास बचाव के लिए चाहे जो भी साधन हो, अंततः संप्रदाय द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती थी। इतिहास में अनगिनत लोगों ने हत्यारे की धमकियों को गंभीरता से नहीं लिया और अगले ही दिन उनकी मृत्यु हो गई, जिनमें कई राजा भी शामिल थे। इन लोगों की मृत्यु ने भी हत्यारा संप्रदाय की प्रभावशाली प्रतिष्ठा में योगदान दिया। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार हत्यारे संप्रदाय का आधार मध्य पूर्व की एक बर्फीली चोटी पर स्थित था। जब भी उनका नेता पदभार ग्रहण करता, वे अपना नाम बदलकर हो शान रख लेते, जिन्हें पहाड़ों का बूढ़ा आदमी भी कहा जाता था। ये रहस्यमय संगठन सदियों तक फैला रहा, अनगिनत ऐतिहासिक प्रक्रियाओं में अपना योगदान देते हुए उन्हें इतिहास रचने वालों की उपाधि मिली। इसी अपार बदनामी के कारण अंग्रेजी शब्द हत्यारा की उत्पत्ति इसी संप्रदाय से हुई। चीनी मार्शल आर्ट गुरु क्वान टोन के उपन्यासों में भी हत्यारे संप्रदाय का उल्लेख मिलता है, जिसे अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इस संप्रदाय की जीवनी ने एक अमेरिकी गेम डेवलपर को एक प्रमुख वीडियो गेम श्रृंखला प्रसिद्ध हत्यारा पंथ बनाने के लिए प्रेरित किया, जिस पर बाद में एक फिल्म बनी जिसने बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की। यह दर्शाता है कि हत्यारे संप्रदाय का प्रभाव कितना व्यापक और वास्तव में दुर्जेय था। हालांकि ऐतिहासिक हत्यारे संप्रदाय को मंगोल सेनाओं ने कई सदियों पहले अपने पश्चिमी अभियान में मिटा दिया था। पिछले कुछ 100 सालों से उनका कोई नामोनिशान नहीं था, इसलिए यह मान लिया गया था कि वे इतिहास के पन्नों में गुम हो गए हैं। अप्रत्याशित रूप से कई शताब्दियों बाद वे शंघाई में फिर से उभर आए, यान फेई को निशाना बनाया और लू पिनपिन का अपहरण कर लिया और उससे 3 अरब अमेरिकी डॉलर की फिरौती की मांग की। यान फेई को यह जानकर सदमा लगा कि इस कुख्यात ऐतिहासिक हत्यारे संगठन ने उसे निशाना बनाया था। यह उसके पिछले अनुमानों के बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि जिन लोगों पर उसे शक था उनका लू पिनपिन के अपहरण से कोई लेना देना नहीं था। अगर यह हत्यारा संप्रदाय सचमुच वही ऐतिहासिक हत्यारा संगठन था, तो वे किसी अन्य व्यक्ति या संगठन द्वारा निर्देशित होने वाले प्रकार के नहीं थे, न ही उनका डार्क वेब पर इनामों से कोई संबंध था। उनके साथ उनका टकराव संभवतः पूरी तरह से उसके पैसे के लिए प्रेरित था, जिसका प्रमाण 3 अरब अमेरिकी डॉलर की फिरौती की उनकी शुरुआती मांग से मिलता है। ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार जब तक फिरौती चुकाई जाती, हत्यारा संप्रदाय अपने लक्ष्य को छोड़ देता। लेकिन जिन लोगों ने प्रतिरोध करने की कोशिश की, उनका अंत भयानक रहा और वे एक भयानक मौत मरे। हालांकि यान फेई की वजन घटाने वाली कुकीज अभी तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं आई थीं, लेकिन अकेले चीनी बाजार ने ही उन्हें बेशुमार दौलतमंद बना दिया था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि हत्यारे संप्रदाय ने उन पर नजरें गड़ा दी। हालांकि यान फेई शक्तिशाली था और उसके पास ड्रोन अवतार भी था, फिर भी इतिहास रचने वाले हत्यारे संप्रदाय का सामना करते हुए वह थोड़ा असहाय महसूस करता था। यान फेई को पत्र की ओर बेसुध घूरते देख वेई चाओ ने उसे यान फेई के हाथों से ले लिया। पत्र की सामग्री पर नजर डालने के बाद वह चौंका और जल्दी से ऊपर वालों को फोन करके ताज़ा घटनाक्रम की सूचना देने के लिए एक तरफ चला गया। यान फेई को सदमे से उबरने में काफी वक्त लगा। उसने महिला सेक्रेटरी की तरफ देखा और पूछा, कंपनी के बैंक खाते में अभी कितनी नकदी बची है। महिला सचिव लू पिनपिन की समर्पित सहायक थी और कंपनी के डेटा की अच्छी जानकार थी, क्योंकि वह कंपनी के मामलों में लू पिनपिन की मदद करती थी। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, बॉस, कल रात तक कंपनी के खाते में अभी भी 1.5 अरब डॉलर का फंड है। और हाँ, वह 1.5 अरब डॉलर तो पूरी तरह से रेनमिनबी में है। यान फेई ने पहले एक अधूरी इमारत खरीदी थी, उसके बाद उसका डिजाइन और नवीनीकरण और जिनशान विकास क्षेत्र में नए कारखाने का ओवरहाल और निर्माण, साथ ही एक विश्व प्रसिद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली अनुसंधान प्रयोगशाला से डेटा प्राप्त किया था। इन सब पर काफी पैसा खर्च हुआ था। इसलिए हालांकि ड्रीम फूड्स हर दिन अच्छी कमाई कर रहा था, फिर भी खातों में ज्यादा कुछ नहीं बचा था। हत्यारे संप्रदाय द्वारा मांगी गई फिरौती 3 अरब अमेरिकी डॉलर थी, जो लगभग 20 अरब युआन के बराबर थी। कंपनी के खाते में वर्तमान में मौजूद धनराशि पर्याप्त नहीं थी। अगली सुबह हो चुकी थी और मौके पर मौजूद पेशेवर पुलिस अभी भी अपहरण के सुराग ढूंढने में व्यस्त थी। हालांकि यान फेई अब अपहरणकर्ताओं की जानकारी जान चुका था, इसलिए उसने वहां रुकने का फैसला नहीं किया। उसे यकीन नहीं था कि हत्यारा संप्रदाय होने का दावा करने वाला ये समूह वाकई ऐतिहासिक है या कोई और उससे पैसे ऐंठने के लिए संप्रदाय का वेश धारण कर रहा है। उसका पूरा ध्यान 3 अरब डॉलर की फिरौती पर था। लू पिनपिन हमेशा यान फेई के साथ रहा था और उसे कभी कुछ भी गलत नहीं लगा।
लेकिन अब जब लू पिनपिन का अपहरण हो गया था और वह खतरे में थी, तो यान फेई को एक खोखला सा एहसास हुआ। तभी उसे एहसास हुआ कि लू पिनपिन उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। उसे बचाना था, उनके रिश्ते की कीमत पैसों से नहीं आंकी जा सकती थी। कंपनी में वापस आकर यान फेई ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई, फिर वित्त विभाग के प्रबंधक से शंघाई के प्रमुख बैंकों के प्रमुखों को बुलाने को कहा और कहा कि वह उनसे मिलने का इरादा रखता है। यान फेई को लू पिनपिन को बचाना था, लेकिन उसके पास पर्याप्त नकदी नहीं थी और उसे बैंक से ऋण लेना पड़ा। इसी तरह वह कम समय में इतनी बड़ी रकम जुटा सका। अपहरणकर्ताओं का कोई सुराग न मिलने के कारण उसे किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से बचने के लिए अपहरणकर्ताओं की मांग के अनुसार धनराशि तैयार करनी पड़ी। हालांकि $3 अरब बहुत थे, लेकिन यान फेई के लिए ये लू पिनपिन जितना महत्वपूर्ण नहीं था। वित्त प्रमुख ने तुरंत शंघाई के प्रमुख बैंकों के प्रमुखों के साथ यान फेई के लिए नियुक्तियां तय की और यान फेई ने इन दौरों की तैयारी शुरू कर दी। इससे पहले ये बैंक प्रमुख कई बार यान फेई से मिलने आ चुके थे, लेकिन उस समय यान फेई के पास धन की कमी नहीं थी और उन्होंने उनके ऋण प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था। हालांकि अब भूमिकाएं बदल गई थीं और यान फेई ही इन बैंक प्रमुखों से मदद मांग रहे थे। यान फेई को अंदाजा था कि इन बैंक दौरों से उनकी इज्जत पर कुछ आंच आ सकती है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हालात इतने मुश्किल होंगे। बैंक प्रमुखों ने यान फेई को देखकर शुरू में तो काफी गर्मजोशी दिखाए, लेकिन जब उन्होंने $3 अरब के ऋण की उनकी मांग सुनी तो उनके हाव भाव एकदम बदल गए। सबने कहा कि उनके पास इतनी नकदी नहीं है और वे यान फेई की मांग पूरी नहीं कर सकते। यान फेई ने शुरू में सोचा था कि शायद किसी एक बैंक के पास पैसे की कमी होगी, इसलिए वह चिंतित नहीं था। लेकिन एक के बाद एक कई बड़े बैंकों द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद उसे बुरा लगने लगा। यहां तक कि कई बैंकों द्वारा मिलकर उसे ऋण देने का उसका सुझाव भी अस्वीकार कर दिया गया। इस बिंदु पर यान फेई को यह एहसास हुआ, भले ही धन की कमी हो, ये बैंक संसाधनों को मिलाकर $3 अरब का ऋण जरूर दे सकते थे, लेकिन सभी ने मना कर दिया। ऐसा लग रहा था कि लू पिनपिन का अपहरण उतना सीधा नहीं था जितना दिख रहा था। हो सकता है वह किसी और के जाल में फंस गया हो। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि वेट लॉस कुकीज अब प्रतिदिन औसतन 2 बिलियन RMB बेच रही थी, जो कि सालाना 73 बिलियन RMB या लगभग 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर थी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार को छोड़कर। इतने बड़े नकदी प्रवाह के साथ नए ड्रीम टेक्नोलॉजी मुख्यालय गगनचुंबी इमारत की अचल संपत्ति के साथ बैंकों से 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण जुटाना आसान होना चाहिए। आमतौर पर ड्रीम टेक्नोलॉजी को बैंकरों द्वारा एक प्रमुख संपत्ति माना जाता है और अगर यान फेई ने यह बात फैला दी तो शायद दुनिया भर के बैंक उसे पैसे उधार देने के लिए हंगामा करेंगे। ये तथ्य कि यान फेई ने जिन भी बैंकों से संपर्क किया उन्होंने ड्रीम टेक्नोलॉजी को ऋण देने से इनकार कर दिया, बेहद असामान्य था और इसका मतलब था कि कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा था। लू पिनपिन ने पहले यान फेई के बैंक ऋण लेने से इनकार करने पर आपत्ति जताई थी, यहां तक कि अपनी चिंताएं भी व्यक्त की थीं, लेकिन यान फेई उस समय जिद्दी थे और अपने फैसले पर अड़े रहे। नतीजतन चाहे अधूरी इमारत खरीदना हो, नई फैक्ट्री खरीदना हो या प्रयोगशाला डेटा का व्यापार करना हो, उन्होंने बैंक ऋण का सहारा न लेकर अपनी ही नकदी का इस्तेमाल किया था। अब इसके नतीजे तुरंत सामने आए क्योंकि ड्रीम टेक्नोलॉजी ने बैंकों का समर्थन खो दिया, जिससे यान फेई एक नाजुक मोड़ पर उनके सहारे से वंचित रह गए। अन्य परिस्थितियों में यान फेई बैंकों से सहायता की कमी को स्वीकार कर सकता था, लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। लू पिनपिन अभी भी दूसरों के हाथों में थी, उसे बचाव के लिए धन की आवश्यकता थी। लू पिनपिन यान फेई के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, वह उसे बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अगर उसे पता होता कि लू पिनपिन का अपहरण किसने किया है, तो भले ही वह $3 अरब न जुटा पाता, वह उनका पीछा करता और लू पिनपिन को अपने तरीके से बचाता। लेकिन अपहरणकर्ताओं से कोई जानकारी न मिलने पर वह बल प्रयोग नहीं कर सकता था, वह केवल अपहरणकर्ताओं की मांग के अनुसार आज्ञाकारी रूप से फिरौती वसूल सकता था, लू पिनपिन की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए।